यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे है जी? गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या, रिया, अपूर्वा, शीनम, मिहिर, मंकर, पायल। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? तो लास्ट लेक्चर में आई थिंक जो हमने कंप्लीट किया था वो 80C वाली सीरीज कंप्लीट की थी। तो एक तो हमने 80C पढ़ा था, 80C के बाद में 80CCC पढ़ा था, 80CCC के बाद में 80CCD पढ़ा था, उसके बाद CCE पढ़ा था, CCH पढ़ा था। दो सेक्शन आपको घर पे भी होमवर्क में पढ़ने के लिए बोली थी। एक तो 80JJAA मतलब जा मत आ, न्यू एम्प्लॉय को आप रिक्रूट करते हो, वो वाली सेक्शन। तो न्यू एम्प्लॉय को जो रिक्रूट करते हैं वो मैंने आपको घर पे पढ़ने के लिए बोला था, 80JJAA। और उसका एक क्वेश्चन भी दिया था आपको, कि बोला था कि वो क्वेश्चन भी आप कर लेना। तो होप सो आप लोगों ने वो क्वेश्चन भी किया होगा, एज वेल एज ये सेक्शन भी आपने घर पे पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। और तनुज बोल रहा है 80CCH2 बता दो। 80CCH2 में कुछ नहीं है तनुज। गवर्नमेंट क्या करती है, अग्निवीर के लिए जितना कंट्रीब्यूशन करती है, पहले वो सैलरी में टैक्सेबल कर देने का, और सैलरी में टैक्सेबल करने के बाद फिर उसको डिडक्शन मिल जाएगा 80CCH2 में 100%। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन किया है उतना का उतना उसको डिडक्शन मिल जाएगा 80CCH2 में। तो ये कैसा है ना कि देख, खुद का कंट्रीब्यूशन CCH1 में मिलेगा, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मतलब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन CCH2 में मिलेगा, और 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आज अपन 80D की सीरीज चालू करेंगे, और 80D की सीरीज से आज अपन चालू करेंगे। टुडे आई एम टेकिंग योर लेक्चर फ्रॉम मुंबई स्टूडियो। तो इतने दिन पुणे में रहा, उसके बाद अब अपन मुंबई में हैं वापस, और आज हम मुंबई से आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, हमने जो पढ़ा उसके आगे डिडक्शन में आज अपना टारगेट रहेगा डिडक्शन कंप्लीट करने का। ऐश्वर्या को डाउट है मिसलेनियस वाले और अपील वाले में कुछ क्वेश्चंस में, अपन डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे अपन, लाइक डिस्कस करेंगे आज। अगर लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो आज अपन डिस्कस करेंगे। आज अगर लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो आज अपन डिस्कस कर लेंगे वो। ठीक है, चलिए, लास्ट वाले पार्ट में करेंगे। और अब मैं 10 बजे के बाद भी आपका लेक्चर एक्सटेंड कर सकता हूं अगर मान लो जरूरत पड़ी तो, बिकॉज मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ कैसा लग रहा है मुंबई आके? मुंबई आके बहुत अच्छा लग रहा है, बट गर्मी लग रही है यहाँ पे। वेदर मतलब थोड़ा वैसा है ना, पुणे का ज्यादा थोड़ा अच्छा रहता है। यहाँ मुंबई का वेदर इज लाइक थोड़ा गर्मी ज्यादा रहता है, वैसा है। चलिए, शीनम उसमें डाउट कुछ होने चाहिए नहीं, TDS वाले टॉपिक में ऐसा कुछ था नहीं जहां पे डाउट होने चाहिए, बट तो भी अगर डाउट है तो अपन ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज अपन चालू करते हैं 80D से। ऑल पीपल जस्ट फोकस हियर, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। और कल अपन ने 80C वाली सीरीज कंप्लीट की थी, आज अपन चालू करेंगे 80D से। तो सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। आप लोग बुक में वगैरह मत देखना, इधर देखना, तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहली सेक्शन आज की, और दैट सेक्शन नंबर इज सेक्शन नंबर 80D। और 80D में डिडक्शन किस चीज का मिलता है तो मैं बता दूं, 80D में डिडक्शन मिलता है अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, या जिसको आप मेडिक्लेम बोल सकते हो, मेडिक्लेम लेते हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डालते हो, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पैसा खर्च करते हो, या फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो, तो अगर आपने इस पे खर्चा किया, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसका डिडक्शन आपको यहां पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं
कि सबसे पहली चीज ये डिडक्शन मिलेगा किसको, तो मैं बता दूं ये डिडक्शन मिलता है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को। सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ ही एटीडी का डिडक्शन ले सकता है। लेकिन सर इंडिविजुअल एचयूएफ एटीडी का डिडक्शन ले सकता है, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डालना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना है या मेडिकल ट्रीटमेंट, ये किसके लिए कराना है। तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल के केस में आपको ये पैसा जो खर्च करना पड़ेगा, ये पैसा खर्च करना पड़ेगा या तो इंडिविजुअल के खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, मींस हिमसेल्फ मींस खुद के लिए ले लो, या फिर आप एक काम करो, इंडिविजुअल जो है वो खुद के लिए नहीं लेता है तो आप एक काम करो उसके साथ साथ में या तो खुद के लिए या फिर आप अपने स्पाउस के लिए ले लो, स्पाउस के लिए ले लो, या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यहां पे बेटा लिखा हुआ है डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, या फिर आप पेरेंट्स के लिए खर्चा करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो डिडक्शन किस पे मिलेगा समझने की कोशिश करना। आप या तो खुद के लिए खर्चा करते हो या स्पाउस के लिए खर्चा करते हो, मींस स्पाउस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, या फिर आप पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं एचयूएफ की बात करूं तो एचयूएफ किसके लिए खर्चा करेगा, एचयूएफ खर्चा करेगा किसी भी मेंबर के लिए। तो एचयूएफ ने अगर किसी भी मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लिया तो एचयूएफ को डिडक्शन मिलेगा। तो इंडिविजुअल के केस में खर्चा करना है खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या पेरेंट्स के लिए तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जो पैसा डालते हो या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो, ये खर्चे का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने पेमेंट किया है बाय एनी मोड अदर देन कैश, मतलब कैश नहीं चलेगा। मींस यहां पे आपको जो पेमेंट करना है वो पेमेंट आपका कैश में नहीं चलेगा, आपको कैश में पेमेंट नहीं करना, आपको किसी और मोड से पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप मुझे बोलोगे किसी और मोड से पेमेंट करना पड़ेगा, किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, इसमें आपका कैश नहीं चलेगा। अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैश नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट करते हो ना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, यह अलाउ है। ओनली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऐसा है जहां पे आपका कैश में पेमेंट है वो अलाउ है, लेकिन मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। ओनली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। तो पहली चीज तो मैंने आपको क्या बताई, इसमें डिडक्शन किस पे मिलता है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या मेडिकल ट्रीटमेंट पे। किसके लिए करना है, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन या पेरेंट्स के लिए, और अगर एचयूएफ है तो किसी भी मेंबर के लिए। पेमेंट जो करना है वो किसी भी मोड से आप कर सकते हो, कैश में नहीं कर सकते, लेकिन कैश में आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पैसा कैश में पे कर सकते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है, छोटा मोटा चेकअप होता है ना, जो हर साल नॉर्मली लोग कराते हैं कि चलो यार देखो यार मेरे को कुछ हुआ तो नहीं है, मेरे में लाइक हीमोग्लोबिन सही है या नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पैसा आप कैश में पे कर सकते हो, इसको छोड़ के बाकी किसी भी चीज का पैसा आप कैश में पे नहीं कर सकते। अब यहां पे एक और चीज समझना, सर इस सेक्शन में लिमिट कितनी है, लिमिट इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। सबसे पहली चीज, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल खर्चा करता है, तो इंडिविजुअल के केस में कैसा है ना कि इंडिविजुअल का खुद का मींस हिमसेल्फ या हरसेल्फ हो सकता है, हिमसेल्फ खुद का, एज वेल एज स्पाउस का एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इन तीनों का मिला के, ये जो तीनों लोग हैं खुद, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये तीनों का मिला के डिडक्शन आपको मैक्सिमम 25,000 मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 रहेगा, किसका, हिमसेल्फ का, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इन तीनों का मिला के मैक्सिमम डिडक्शन आपको 25,000। लेकिन इसमें एक चीज समझना, अगर आप में से, आपके स्पाउस में से या डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से कोई सीनियर सिटीजन है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं मेरी बात करता हूं,
तो मैं, मेरी स्पाउस और मेरा बच्चे, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये सब मिला के मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 का मिलेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई सीनियर सिटीजन हो गया तो बेटा यहां पे आपको सीनियर सिटीजन कोई पर्सन है तो यहां पे आपकी लिमिट है वो एक्स्ट्रा मिलेगी 25,000 की। मींस आपकी जो लिमिट है वो लिमिट आपकी 50,000 हो जाएगी। मींस एडिशनल 25,000 से लिमिट बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या बोला, खुद के लिए, स्पाउस के लिए एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम 25,000। लेकिन अगर इसमें से कोई सीनियर सिटीजन है तो आपकी लिमिट 25,000 से बढ़ जाएगी। मींस आपकी जो लिमिट है वो टोटल 50,000 की हो जाएगी। मींस आपकी टोटल लिमिट है वो 50,000। लेकिन एक बात समझना, इंडिविजुअल के केस में पेरेंट्स के लिए अलग से डिडक्शन मिलेगा। पेरेंट्स के लिए, मींस मम्मी पापा के लिए, आप अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कराते हो तो अलग से डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, तो यहां पे मैक्सिमम है वो 25,000। लेकिन पेरेंट्स में भी अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसके नाम पे अगर आपने, कोई सीनियर सिटीजन है और वो सीनियर सिटीजन के नाम पे आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो वहां पे भी आपकी एडिशनल लिमिट और मिल जाती है, एक्स्ट्रा लिमिट और मिल जाएगा 25,000 का। तो कुल मिला के पेरेंट्स के केस में भी मैक्सिमम 50 हो जाएगा अगर कोई सीनियर सिटीजन है। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल के लिए खुद का, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, तीनों का मिला के आपका मैक्सिमम 25,000। अगर इसमें से कोई सीनियर सिटीजन है तो भैया 25,000 से लिमिट बढ़ जाएगी। मींस टोटल लिमिट है वो 50,000 यहां हो जाएगी। दूसरी चीज, पेरेंट्स के लिए आपका मैक्सिमम 25,000। और अगर पेरेंट्स में से कोई सीनियर सिटीजन है तो यहां पे 25,000 से लिमिट और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब पेरेंट्स के लिए भी यहां पे मैक्सिमम 50,000 हो जाएगा अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है। अगर मान लो मैं मेरी बात करता हूं, इधर देखिए, सब लोग मेरी बात करता हूं, इधर देखिए। जैसे मैं मेरी बात करता हूं मिस्टर बीबी, ठीक है, इसके साथ साथ में मिसेस बीबी, मेरी बीवी, और मान लो मेरा एक बेटा है दैट इज डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इन तीनों का मिला के, और मैं तीनों की अगर एज बता दूं, मेरी एज 33, मेरी बीवी की एज 30, मेरे बच्चे की एज मान लो 6 साल। अब यहां पे हमने इन तीनों का मिला के कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कराया। तो हेल्थ इंश्योरेंस कराया तो मैंने मेरे लिए 15,000 का कराया, मेरी वाइफ के लिए 12,000 का कराया, मेरे बच्चे के लिए मान लो 5,000 रुपए का प्रीमियम पे किया। तो यहां पे टोटल मिला के कितना हो गया, 15,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000, इट्स कम्स टू द 32,000। यहां पे 32,000 हो गया। लेकिन मुझे मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 25,000 का। मुझे मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, यहां पे 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने पेमेंट किया है वो 32,000 है, बट तो भी मुझे मैक्सिमम डिडक्शन यहां पे 25,000 का मिलेगा। अब एक बात समझना, यहां पे मैंने मेरे मम्मी पापा के लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस और लिया, और मॉम की एज है 62 ईयर्स, और मान लो पापा की एज है 65 ईयर्स, और मम्मी के लिए मैंने 30,000 रुपए खर्च किए और पापा के लिए मैंने 25,000 रुपए खर्च किए। टोटल यहां पे हो गया 55,000। लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन मुझे 50,000 का मिलेगा। क्योंकि अगर पेरेंट्स में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन है तो लिमिट आपकी 50,000 हो जाएगी और पेरेंट्स के लिए आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो एक बात समझो, यहां पे मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा, 25,000 ये एंड 50,000 ये, तो टोटल 75,000 का डिडक्शन है वो मैं ले सकता हूं। तो यहां पे 75,000 का डिडक्शन मैं ले सकता हूं। ऐसे का ऐसे अगर मैं एचयूएफ की बात करूं तो एचयूएफ के केस में, एचयूएफ जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मेंबर के लिए पैसा डालता है, तो मैक्सिमम 25,000। एंड गाइस, अगर मान लो मेंबर सीनियर सिटीजन है तो यहां पे लिमिट और 25,000 से बढ़ जाएगी। तो एचयूएफ है वो भी मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन ले सकता है अगर कोई मेंबर है जिसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जा रहा है वो सीनियर सिटीजन है। अब एक बात समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग कैच आता है, ध्यान देना। सबसे पहली चीज, जो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऐसी चीज है जिसमें चिटिंग हो सकती है। चिटिंग हो सकती है कैसे, आप कभी भी कुछ भी बोल दोगे हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट किया है, और इसमें आप चिटिंग कर सकते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में आप किसी भी कभी भी बोल दोगे हमने हेल्थ चेकअप कराया है, कैश में पेमेंट भी कर सकते हो। तो लॉ मेकर्स ने क्या बोला पता है,
कि ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप मैक्सिमम 5,000 का डिडक्शन ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप मैक्सिमम 5,000 का डिडक्शन ले सकते हो, मैक्सिमम 5,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। और एक और चीज समझना, ये 5,000 जो 5,000 है, क्या ये 5,000, पहली चीज तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन एचयूएफ को नहीं मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, और मैक्सिमम आप जो है वो 5,000 का डिडक्शन ले सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप मैक्सिमम 5,000, और एक और चीज समझना, ये 5,000 का लिमिट एडिशनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 25 ये 25 मतलब यहां पे आपका 50-50 हो गया, 5,000 और यहां पे जोड़ दो तो ऐसा 55, ऐसा नहीं है। ये 5,000 जो है वो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए ले सकते हो, और ये ओवरऑल आपकी जो लिमिट है आपके लिए और आपके लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबकी जो मिला के लिमिट है ना, उस लिमिट के अंदर आएगा। मतलब एक्स्ट्रा 5,000 नहीं मिलेगा। ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो मैं बोल रहा हूं आपको, मैक्सिमम 5,000 का डिडक्शन मिलेगा, बट ये एडिशनल नहीं है, दिस इज इंक्लूडेड इन दिस ओवरऑल लिमिट। ये जो ओवरऑल लिमिट है उसमें ये इंक्लूड है, और ऐसा भी नहीं कि 5,000 आपके लिए 5,000 है, वो पेरेंट्स के लिए अलग से, ऐसा नहीं है। इसमें बेटा आपका, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, पेरेंट्स का, सबका मिला के मैक्सिमम आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 5,000 का खर्चा कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा किया तो ज्यादा वाला आपको अलाउ नहीं होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए बेटा, मैंने क्या किया, यहां प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी पेमेंट किया। अब चीजों को समझना आप लोग, इधर देखना बेटा, इधर देखना, हाँ इधर देखना, इधर देखना। हुआ क्या, मैंने मेरी स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन तीनों का मिला के, फॉर एन एग्जाम्पल 23,000 है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, और मैंने 4,000 है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट किया है। मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए दोनों का मिला के, और मैंने 33,000 है वो पेमेंट किया है, वो मैंने पेमेंट किया है हेल्थ इंश्योरेंस का, और मैंने उनके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 का पेमेंट किया। अब आप चीजों को समझना, मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा। तो इधर देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पे 23,000 का पेमेंट किया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के 4,000 का पेमेंट किया। लेकिन एक बात बताओ, मेरी जो ओवरऑल लिमिट है वो कितनी, 25,000 होगी। मुझे मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 का मिलेगा, तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में से मैं बोलूं मैंने 2,000 का डिडक्शन ले लिया। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से यहां पे मैंने 2,000 का डिडक्शन लिया, तो 23,000 हेल्थ इंश्योरेंस वाला और 2,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला, तो टोटल मुझे यहां पे 25,000 का मेरा डिडक्शन हो गया। अब यहां पे एक चीज समझना, मेरे पेरेंट्स के लिए तो भैया मैक्सिमम 50,000 का लिमिट है, मैं 50,000 तक डिडक्शन ले सकता हूं। तो मैं बोलूं यहां पे मैं पूरा 33,000 तो ये ले लूंगा, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में क्या मैं पूरा 5,000 का डिडक्शन ले सकता हूं क्या? आंसर इज नो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में शीनम क्या मैं यहां पूरा 5,000 का डिडक्शन ले सकता हूं? आंसर इज नो। क्योंकि एक बात बताओ, ये 5,000 की आपकी लिमिट है और आप 2,000 यहां पे डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो, तो यहां पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप मैक्सिमम 3,000 का डिडक्शन ही ले सकते हैं। तो इसका मतलब मैं मेरे पेरेंट्स वाला जो है उस पे 36,000 का डिडक्शन ले लूंगा। यहां पे मैं 36,000 का डिडक्शन लूंगा। क्यों 36,000 का? बिकॉज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे आप मैक्सिमम 5,000 का ले सकते हैं और वो 5,000 एडिशनल नहीं है। ये जो ओवरऑल लिमिट्स दे रखी है ना, ये ओवरऑल लिमिट्स में ये इंक्लूड है। ओवरऑल लिमिट जो दे रखी है वो ओवरऑल लिमिट में ये इंक्लूड है, कोई ये एडिशनल नहीं है। आपकी जो ओवरऑल लिमिट्स है वो ओवरऑल लिमिट्स में ये इंक्लूड है करके, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखिए, मैंने मेरे लिए, मेरी स्पाउस के लिए, मेरे चिल्ड्रन के लिए यहां पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 2,000 का लिया था, तो मैं मेरे पेरेंट्स वाले में सिर्फ 3,000 का ले सकता हूं, क्योंकि मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो मुझे 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे मिलेगा, उससे ज्यादा पे नहीं मिलेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस सर, वी अंडरस्टूड योर पॉइंट। चलिए इधर देखिए सब लोग,
अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि जब पर्सन सीनियर सिटीजन हो जाता है ना, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं वो हाथ जोड़ देती है, वो बोलती है कि सर हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देंगे। बहुत बार जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियां होती है वो हाथ जोड़ देती है, वो बोलती है कि सर हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देंगे। वो बोलता है क्यों? बोला सर देखो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया तो हम लॉस में चली जाएंगे, हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देंगे। तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है, पहली चीज अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है और उसके लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस है वो नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं सीनियर सिटीजन है और अगर उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आप उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन ले सकते हैं। ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने लिखा था, आप मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन ले सकते हैं, कितना पता है? 50,000 तक। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि सीनियर सिटीजन है और बेटा उसके नाम पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो जब हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन ले सकते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट का आप डिडक्शन ले सकते हैं कितना? मैक्सिमम 50,000 तक आप मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन ले सकते हैं, खुद के लिए एज वेल एज द पेरेंट्स के लिए। लेकिन ये सिर्फ सीनियर सिटीजन जिसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है, आप बोल रहे हो कि सर सीनियर सिटीजन के लिए अपन मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन ले सकते हैं 50,000 का, 50,000 का, क्या ये एडिशनल है या फिर ये ओवरऑल लिमिट जो 50 का था उस 50 की ओवरऑल लिमिट के अंदर ही आएगा? मीन सीनियर सिटीजन जिसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उसके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन ले सकते हैं, बट ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो आप डिडक्शन लेते हैं, क्वेश्चन ये आता है क्या ये एडिशनल 50,000 है या फिर ये ओवरऑल लिमिट जो 50 की है उसमें ये इंक्लूड है? ओवरऑल लिमिट जो 50 की है उसमें ये इंक्लूड है। राइट आंसर इज ये ओवरऑल लिमिट जो 50 की है ना उसमें ये इंक्लूड है, ये अलग से नहीं है 50,000। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप उस पर मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन ले सकते हैं मैक्सिमम 50,000 का, बट ये अलग से 50,000 की लिमिट नहीं है, दिस इज इंक्लूडेड इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ द 50,000। मतलब आपके खुद के और स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम 25,000, अपने पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम लाइक 50,000 जो मिला के। तो एक बात बताओ, इस ये जो लिमिट है ना आपकी 50,000 इसमें ये इंक्लूड है। एग्जाम्पल लेते हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मेरी मॉम जो है, और मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मेरे पापा के लिए और मम्मी के लिए मैंने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस लिया। पहले मम्मी के लिए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो मम्मी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा किया 30,000 का, पापा का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिला, तो पापा के लिए मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट करा दिया। तो मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया पापा के लिए और उनका मैंने 45,000 का ट्रीटमेंट कराया। अब ऐसे तो मैंने जो खर्चा किया है ये 30,000 मम्मी के लिए और पापा के लिए 45,000, और बेटा सीनियर सिटीजन है। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है क्या 30 और 45 टोटल मिला के 75 हुआ, क्या मुझे 75 का डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो गाइस, यहां पे मैक्सिमम इन दोनों को मिला के मैक्सिमम मुझे 50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब मैक्सिमम मुझे जो डिडक्शन मिलेगा वो 50,000 का मिलेगा। मैं यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर आपकी स्पाउस या चिल्ड्रन सीनियर सिटीजन है और अगर मान लो सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन ले सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन ले सकते हैं, बट बेटा वो ओवरऑल 50,000 की लिमिट के अंदर आएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन होते ही ये लिमिट जो है वो आपकी ऐसे भी यहां पे 50,000 हो जाती है, यहां पे भी 50,000 हो जाती है, तो वो 50,000 की ओवरऑल लिमिट के अंदर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ये 50,000 अलग से मिलेगा, ऐसा नहीं है करके। अब एक और चीज समझना गाइस, जब भी अपन अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अगर अपन ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं,
अगर हम ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं क्या करता हूं, हर साल स्टार हेल्थ का हेल्थ इंश्योरेंस है मेरे पास, तो मैं ईयरली प्रीमियम पे करता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लिया जिसका प्रीमियम आपने 1 साल से ज्यादा के लिए पे किया, अगर आपने कोई ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लिया जिसका प्रीमियम आपने 1 साल से ज्यादा के लिए पे किया, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको डिडक्शन उतने प्रीवियस ईयर में मिलेगा जितने प्रीवियस ईयर में वो हेल्थ इंश्योरेंस इन फोर्स है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने क्या किया, फॉर एन एग्जांपल 19 जुलाई 2023 को मैंने प्रीमियम पे किया 60,000 का, और मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है वो 4 इयर्स के लिए लिया है। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर, और मैंने प्रीमियम पे किया 19 जुलाई 2023 को। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस मेरा एक्सपायर होगा, वो होगा 18 जुलाई 2027 को। 23 से 24, 25, 26, 27 को होगा एक्सपायर, 18 जुलाई 2027 को। अब एक बात बताइए, यहां पे मैंने 1 साल से ज्यादा के लिए लिया, तो इसका डिडक्शन मुझे उतने सालों में मिलेगा जितने सालों में ये हेल्थ इंश्योरेंस इन फोर्स है। अब आप बोलोगे इन फोर्स का मतलब क्या, तो मुझे बताइए, ये आपका इन फोर्स प्रीवियस ईयर 23-24 से है, तो 23-24 में आपका इंश्योरेंस है, आंसर इज यस। प्रीवियस ईयर 24-25 में है, आंसर इज यस। 25-26 में है, आंसर इज यस। 26-27 में है, आंसर इज यस। एंड 27-28 में भी है, आंसर इज यस, बिकॉज जुलाई तक तो है ना। तो यहां पे डिडक्शन जो आपको मिलेगा ना, वो 60,000 डिवाइड बाय 5 इयर्स हो जाएगा, और यहां पे हर साल आपको 12,000 रुपए का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 12,000 पर ईयर आपको डिडक्शन मिलेगा, और यहां डिवाइड बाय 5 ईयर होगा, डिवाइड बाय यहां पे 5 ईयर होगा, 5 ईयर से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि कितने सालों में इन फोर्स है, तो यहां पे 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, यहां 27, 28 तक इन फोर्स है, 27, 28 तक इन फोर्स है, तो आपको डिडक्शन है वो बेसिकली 5 इयर्स में मिल जाएगा। 60,000 डिवाइड बाय 5 इयर्स, तो 12,000 है, वो एवरी ईयर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आप एक काम करिए, 80D में जो भी दे रखा है उसको फटाफट आप एक बार रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद आपके कंपाइलर से आप क्वेश्चन करेंगे, और कंपाइलर से आप क्वेश्चन करिए फटाफट। पहले जो 80D में जो आपको कॉम्पैक्ट में दे रखा है उसको रीड कर लीजिए, और उसके बाद आप कंपाइलर से फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। नहीं 5 मत देखिए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ओनली क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5,000 में इंक्लूडिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स का, खुद का, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन सबका मिला के 5,000। चलिए देखिए फटाफट।
10 पीपल। चलिए यहां पे एक चीज समझना, किसी ने 2-3 क्वेश्चन पूछे कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा कैश में कर सकते नहीं कर सकते। दूसरी चीज, वाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पेरेंट्स, नहीं वो पेरेंट्स के लिए नहीं है, एचयूएफ के लिए नहीं है, वो सिर्फ इंडिविजुअल स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए होती है। उसके बाद पेरेंट्स में क्या आपके इन लॉज आएंगे? आंसर इज नो, आपके इन लॉज नहीं आएंगे, आपके खुद के वाले पेरेंट्स आएंगे। ठीक है, अगर आपकी स्पाउस कर रही है तो उसके पेरेंट्स आ जाएंगे। न्यू स्पेक्स नहीं, यहाँ पे बड़ा दूर रहता है मेरे को मैसेज देखना, तो इसके लिए ओवरऑल लिमिट दर्शन क्या पूछ रहा है यार तू? मतलब पूरा पढ़ाने के बाद, क्वेश्चन देने के बाद, क्वेश्चन में चीजें पढ़ाने के बाद अब तू कुछ डाउट पूछ रहा है कि 50,000 का लिमिट ओवरऑल है या सेपरेट है? हाँ, तो 5 इयर्स का टेन्योर क्यों 6 से डिवाइड किया? यही तो मैंने यहां समझाया था एग्जाम्पल में। आधे लोग तो नींद में रहते हैं, पता है तुमको। ये यहां पे मैंने 4 साल के लिए पॉलिसी ली थी, मैंने 5 से डिवाइड क्यों किया था? आपने यहां तो नहीं पूछा। मैंने बोला था जितने सालों में वो इन फोर्स होता है। इन फोर्स का मतलब, इन फोर्स का मतलब जिस ईयर से आपने, जितने प्रीवियस ईयर में वो इन फोर्स रहेगा, उतने प्रीवियस ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा। चलिए डन। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अभी आपको बिल की जरूरत नहीं, जब असेसमेंट होता है, असेसमेंट में कुछ पूछा जाता है तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। क्या दर्शन शाह, जब असेसमेंट में आपको पूछा जाता है तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। इफ मिस्टर ए पे 60,000 फॉर बोथ स्पाउस एंड सेल्फ, देन कैन स्पाउस कैन ऑल्सो डिडक्शन? मोहित, जिसने पे किया उसको डिडक्शन मिलेगा। इफ मान लो फॉर एन एग्जांपल 30,000 इज पेड बाय द स्पाउस, 30,000 इज पेड बाय द हस्बैंड एंड बोथ आर सीनियर सिटीजन, देन बोथ कैन टेक द 30,000 का डिडक्शन। जितना आप पे करोगे उस पर डिडक्शन लगेगा, आपको डिडक्शन उस पर मिलेगा जितना आप पे करोगे। चलिए ठीक है डन। मैं अभी चश्मा निकाल दिया, मुझे डाउट दिख नहीं रहा है अब आपका। चलिए अब इधर देखिए बेटा, आपका एटीडी वाला वो क्वेश्चन हो गया। शंकर देखो, आपकी वाइफ आपके पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस करा रही है, नहीं मिलेगा डिडक्शन, बिकॉज पेरेंट्स में यहां पे कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि इन लॉज भी कवर हो जाएंगे। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपके पेरेंट्स में खुद के पेरेंट्स। अगर मदर की एज 59 है और फादर की एज 62 है और उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो आपकी लिमिट 50 जो है, किसी एक की भी अगर मान लो एज, एक की भी एज सीनियर सिटीजन है, एक भी एज सीनियर सिटीजन है और उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो आपकी ओवरऑल लिमिट ऐसे भी 50 हो जाएगी। ठीक है, चलिए मुस्कान, मेरे मम्मी की एज 59 है, पापा की एज 62 है, मैंने दोनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, दोनों के लिए 40,000 पे किया, लिमिट अपने आप 50 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे को 50 का डिडक्शन मिलेगा। मैं इन द सम वाई 50,000 हैज बीन टेकन सेपरेटली फॉर पेरेंट्स। दर्शन बेटा तुम नींद में हो क्या यार? मेरे को ये समझ में दर्शन को लेकर आता ही नहीं, पता नहीं क्या है भाई। यहां पे मैंने बोल रखा है कि पेरेंट्स के लिए आपको अलग से मिलेगा 50 और खुद के लिए अलग से। भाई इस सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन तीनों का मिला के 25, कोई भी सीनियर सिटीजन होता है तो 50, पेरेंट्स के लिए अलग से 25 और कोई भी सीनियर सिटीजन हुआ तो पेरेंट्स के लिए अलग से 50। यार क्या यार, इंटर का डाउट पूछते हो? इंटर वाले भी इतना तो नहीं पूछते करके। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे डिडक्शन में आपके लिए मैं 1 घंटा लेता रहा, एक डिडक्शन में तो हो गया करके। ठीक है, 8 लेक्चर इसी में लग जाएंगे। चलिए आ जाइए सब लोग नेक्स्ट सेक्शन पे। एक सेक्शन होती है एटीयू करके। एटीयू में कुछ नहीं करना पड़ता। इफ एनी पर्सन इज ए हैंडीकैप्ड, अगर कोई पर्सन है वो हैंडीकैप्ड है
और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब होता है 80% और मोर का डिसेबिलिटी है, तो 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। तो 80U में क्या होता है? 80U का डिडक्शन कब मिलता है? जब कोई भी पर्सन हैंडीकैप्ड है। मींस अगर कोई पर्सन हैंडीकैप्ड है तो उसको क्या करना है, इसमें कोई स्पेंड वगैरह नहीं करना। हैंडीकैप्ड एसएससी को हमारी गवर्नमेंट ने अलग से डिडक्शन दिया है। गवर्नमेंट बोलती है इफ एनी पर्सन इज अ हैंडीकैप्ड तो वो डिडक्शन ले सकता है। कितना? नॉर्मल डिसेबिलिटी में 75,000, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो आपका 80% और मोर की डिसेबिलिटी होनी चाहिए, जिसको सीवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो उस केस में 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा, और ये फ्लैट डिडक्शन है, इसमें कोई खर्चा वर्चा तो करना नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई दिव्यांग एम्प्लॉय है तो वो डिडक्शन ये ले सकता है, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी हो सकता है। पर्सन होना चाहिए दिव्यांग, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो 75,000 या 1,25,000 का डिडक्शन ले सकता है। दिस सेक्शन इज कॉल्ड योर 80U सेक्शन। अब एक बात समझिए, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट सेक्शन है वो 80DD करके है। अब एक बात समझना, ये 80DD सेक्शन क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग कुछ भी इधर उधर ना देखिए, इधर देखिए। दर्शन, खासकर दर्शन से पूछ रहा हूं, आप इधर देखिए करके, ठीक है? बिकॉज फिर आपको 18 डाउट आते हैं अलग तरीके के। इधर देखिए, सबसे पहली चीज सर, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर मान लो कोई पर्सन है वो खुद हैंडीकैप्ड है, तो यहां पे डिडक्शन उसको मिलेगा 75,125 का 80U में। एक 80DD करके सेक्शन ये बोलती है, 80DD करके जो सेक्शन है वो ये बोलती है कि अगर आप हैंडीकैप्ड नहीं हो बट आपका कोई डिपेंडेंट पर्सन है, डिपेंडेंट रिलेटिव वो हैंडीकैप्ड है, आपका डिपेंडेंट रिलेटिव है वो हैंडीकैप्ड है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, डिसेबल डिपेंडेंट, डिसेबल डीडी मतलब डिसेबल डिपेंडेंट। मींस आपका जो डिसेबल डिपेंडेंट है वो हैंडीकैप्ड है, और अगर वो हैंडीकैप्ड है तो उस पर्टिकुलर केस में आप डिडक्शन ले सकते हो। कितना? या तो 75,000 या 1,25,000, और ये तुम्हारा फ्लैट डिडक्शन है। इसमें डिडक्शन जो मिलेगा वो रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिलेगा। लेकिन सर करना क्या है, क्योंकि आपका डिसेबल डिपेंडेंट है, आप एक काम करिए, या तो उसका ट्रीटमेंट कराइए या उसके मेंटेनेंस के लिए कहीं ना कहीं पैसा डालिए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा डाल दिया आपने, तो या तो आप एक काम करिए, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करा लीजिए। मींस डिसेबल है, डिपेंडेंट है आप पे और डिसेबिलिटी है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कराइए, या उसके मेंटेनेंस के लिए आप कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए जिससे कि उसके फ्यूचर में उसके हेल्प हो सके। तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा कितना? 75,000 या फिर यहां पे 1,25,000। यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करना, ये डिडक्शन फ्लैट डिडक्शन है। मींस आपने खर्चा सिर्फ 10 रुपीज का किया तो भी आपको डिडक्शन पूरा 75 का मिलेगा। आपने खर्चा 10 रुपीज का किया, अगर आपका डिसेबल डिपेंडेंट है और उसके लिए आपने एक्सपेंडिचर ओनली 10 रुपीज का स्पेंड किया, तो भी आप डिडक्शन 75,000 का ले सकते हैं या 125,000 का ले सकते हैं। ये फ्लैट डिडक्शन है, यहां एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। तो सेक्शन 80DD क्या बोलती है, समझने की कोशिश करना। 80DD क्या बोलती है कि मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए या मेंटेनेंस आप कर रहे हो किसका? हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव का, और उसके लिए आपने कुछ भी खर्चा किया, या तो उसके मेंटेनेंस के लिए या फिर उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कुछ खर्चा किया, और बेटा आपने कोई खर्चा किया वो भले 10 रुपए का किया, आपको डिडक्शन यहां पे 75,000 या 1,25,000 का मिल जाएगा। अब इसमें रिलेटिव में आएगा कौन? क्योंकि आपका डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव होना चाहिए। रिलेटिव में कौन आएगा? अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो स्पाउस है, ब्रदर सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर फादर, जो नियर एंड डियर होते हैं। स्पाउस, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर एंड चिल्ड्रन है, वो आपके रिलेटिव में आएंगे। और अगर मैं एचयूएफ की बात करूं तो कोई भी डिपेंडेंट मेंबर है वो उसका रिलेटिव माना जाएगा। अब यहां पे एक चीज समझना, मैं आपको बोल रहा हूं डिपेंडेंट रिलेटिव होना चाहिए। अब आपके मन में एक डाउट ये रहेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैं मेरी बात करता हूं, चलो मेरा कोई रिलेटिव है वो डिसेबल है, हैंडीकैप्ड है, तो मैं अगर उसके लिए कुछ भी खर्चा करता हूं मैं डिडक्शन लूंगा 80DD में। लेकिन सर वो खुद भी तो 80U में ले सकता है,
आंसर इज, देखो एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी चीज है। इफ दैट पर्सन इज अर्निंग समथिंग, वो खुद अर्न कर रहा है, तो फिर वो मेरे पे डिपेंडेंट थोड़ी होगा, फिर वो एटीयू लेगा भाई, सीधी सी बात है। अगर वो पर्सन खुद अर्न कर रहा है तो वो एटीयू लेगा ना। अगर वो मेरे पे डिपेंडेंट कब है, जब वो खुद अर्न नहीं कर रहा। जब वो खुद अर्न नहीं कर रहा तो उस पर्टिकुलर केस में वो मेरे पे क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। और मेरे पे अगर डिपेंडेंट है तो फिर मैं एटीडीडी लूंगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज है ना, अगर मैं एटीडीडी तब ले सकता हूं जब वो मेरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पे वर्ड है डिपेंडेंट रिलेटिव होना चाहिए। रिलेटिव में आपका स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर एंड चिल्ड्रन है वो रिलेटिव, एचयूएफ के लिए कोई भी मेंबर है वो रिलेटिव, और वो आप पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है तो वो खुद अर्न नहीं कर रहा होगा, तो वो एटीयू नहीं ले रहा होगा, आप एटीडीडी ले लोगे करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, कोई लोग पूछ रहे सर डिसेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। एक बात बताओ, आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डॉक्टर लिख के देता है आप डिसेबल कितने हो करके, ठीक है। अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी, अब उसमें कलर ब्लाइंड है, वो डिसेबिलिटी में आता है या नहीं आता करके, ठीक है। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर करके, ठीक है। मैं डॉक्टर नहीं हूं कि ये इसमें डिसेबिलिटी में आएगा या नहीं आएगा, या मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया वो डिसेबिलिटी में आएगा या नहीं आएगा। आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर आपको बताएगा कि यू आर डिसेबल और नॉट। उसको बोलना मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए डिसेबिलिटी का, ही विल गिव यू द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कि आप कितने डिसेबल हो करके आप सीवियर डिसेबिलिटी में आते हो या फिर आप नहीं आते। उसके नीचे एक लास्ट में एक लाइन दे रखी है, क्या बोलिए, देखिए। डिडक्शन जो आपने लिया था, जैसे आपका डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव है, उसके लिए आपने ट्रीटमेंट कराया था, या उसके लिए आपने मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा वगैरह कहीं डाला था, भले 10 रुपए का खर्चा करो, डिडक्शन 75,000 या 125 का फ्लैट है। यहां पे डिडक्शन विल बी रिवर्स इफ डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड रिलेटिव रिसीव्ड एन्यूटी बिफोर द डेथ ऑफ द असेसी। मान लो मेरे पे वो डिपेंडेंट है और मैंने उसके लिए मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा डाला है। अगर मेरी डेथ के पहले वो बंदे को अगर कुछ पैसा मिलना चालू हो जाता है वहां से, जैसे मान लो मैंने एलआईसी में उसके नाम पे कुछ पैसा डाला है, कि जैसे मेरी डेथ के बाद वो किस पे भरोसे रहेगा, तो वो एलआईसी पैसा दे देगी। अब मेरी डेथ से पहले अगर उसको एन्यूटी मिल जाती है, मेरी डेथ से पहले अगर उसको एन्यूटी मिल जाती है, तो फिर मैंने जो डिडक्शन लिया था वो वापस रिवर्स हो जाएगा। या फिर मेरे 60 इयर्स होने से पहले उसको एन्युटी मिल जाती है तो वो रिवर्स हो जाएगा। आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी पूछा नहीं जाएगा कि भाई एन्युटी मिल रही है आपको और वो डिपेंडेंट पर्सन को आपकी डेथ से पहले या आपके 60 इयर्स होने से पहले करके, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप तीसरा पॉइंट है वो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। चिल्ड्रन का मतलब हर जगह आपके चिल्ड्रन मतलब आपके खुद के चिल्ड्रन जिससे सीनम आपकी शक्ल मिलती है, या फिर लीगली एडॉप्टेड, या फिर अब चिल्ड्रन का मतलब हर जगह सेम ही रहेगा ना। चिल्ड्रन मतलब आपके खुद के चिल्ड्रन, लीगली एडॉप्टेड चिल्ड्रन करके, एज वेल एज द आपके स्टेप चाइल्ड है, वो सब आ जाए। एडॉप्टेड चाइल्ड, लीगली एडॉप्टेड चिल्ड्रन आएंगे करके, ठीक है, वो तो हमेशा आपके चिल्ड्रन रहेंगे। चलिए फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप एक बार।
चलिए बोलिए डन। बोलते एकदम चश्मे में तो एकदम आप प्रोफेसर लग रहे हो। बोलिए डन। पेवानी बेलम, ATU और ATDD साथ में मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर वो ATU ले रहा है तो वो फिर आप पे डिपेंडेंट नहीं है ना, वो खुद अर्न कर रहा है। If that person is having the income, that person is earning something, then he is not dependent on you ना। आप ग्रैंडफादर के लिए, पहले वाले पॉइंट में यह है कि इशिका अगर आप ग्रैंडफादर के लिए खर्चा करते हो तो ग्रैंडफादर इज नॉट योर रिलेटिव ना। रिलेटिव में यहां पे कौन आएगा? ATDD के लिए आपके स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड चिल्ड्रन। बोलते बुक वाले इमोजी से मैच कर रहे हो, बुक वाला इमोजी इसी को दिख के बनाया था। चलिए डन। यहां क्लियरली दे रखा है रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा। स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर, फादर। यहां पे कहीं ग्रैंडफादर है क्या? चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं, और अगली सेक्शन है ATDDB। बोलो ATDDB। चलिए अगली सेक्शन है ATDDB, और ATDDB का ऐसे याद रख सकते हो, DDB का मतलब होता है दिल दहला देने वाली बीमारी करके, ठीक है? क्या याद रखोगे? दिल दहला देने वाली बीमारी, ATDDB। और ATDDB सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो किसी भी पर्सन को दिल दहला देने वाली बीमारी हो जाती है, मींस दिल दहला देने वाली बीमारी, दिल दहला देने वाली बीमारी, स्पेसिफाइड डिजीज, मतलब जैसे कैंसर हो गया, ठीक है? ऐसी जो बीमारी होती है। अब आपको यहां पे कोई लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी बीमारियां ऐसी होती है जो दिल दहला देने वाली होती है। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बोलेगा कि किसी को स्पेसिफाइड डिजीज हो गई है। स्पेसिफाइड डिजीज का मतलब होता है दिल दहला देने वाली बीमारी, DDB करके। ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपको स्पेसिफाइड डिजीज हो जाती है, आपको या आपके डिपेंडेंट रिलेटिव को, और अगर आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका डिडक्शन आप ATDDB में ले सकते हैं। यह डिडक्शन किसको मिलेगा? यह मिलेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF को। डिडक्शन कितना मिलेगा? तो डिडक्शन मिलेगा जितना आप एक्सपेंडिचर करते हैं ट्रीटमेंट पे, या फिर 40,000 या 1 लाख, विच एवर इज लोअर है, उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। 40,000 नॉर्मल पर्सन के लिए, बट अगर सीनियर सिटीजन है जिसको बीमारी हुई है तो यहां पे आपका 1 लाख का लिमिट हो जाएगा। और अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है तो वो आपका लेस हो जाएगा, जो बचेगा उतना आपका डिडक्शन मिलेगा। एग्जांपल लेते हैं, देखिए पहली चीज तो यहां पे दिल दहला देने वाली बीमारी हो जाती है, बट बीमारी किसको हुई है? अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो या तो खुद को हुई है या डिपेंडेंट रिलेटिव को हुई है। डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन आएगा? स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन एंड मदर, फादर, वही लोग। और HUF के लिए कोई भी डिपेंडेंट मेंबर है वो आएगा। अब स्पेसिफाइड डिजीज हो गई है, कुछ दिल दहला देने वाली बीमारी हो गई है, उसका ट्रीटमेंट कराना है, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक बात समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे किसी रिलेटिव को DDB हो गया, मतलब स्पेसिफाइड डिजीज हो गई, उसका ट्रीटमेंट कराया, तो ट्रीटमेंट का डिडक्शन कितना मिलेगा? तो मान लो टोटल ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ था, वो खर्चा 1,20,000 हुआ, तो 1,20,000 एक्सपेंडिचर हुआ। मैक्सिमम कितना मिलेगा नॉर्मल? अगर वो पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000, और अगर मान लो वो सीनियर सिटीजन है, मतलब जिस पेशेंट का इलाज कराया है वो सीनियर सिटीजन है, तो ये लिमिट आपकी 1 लाख की होगी। तो यहां पे मान लो वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 रुपीज है वो मैक्सिमम, तो यहां पे मुझे 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। बट मान लो 1,20,000 का मैंने एक्सपेंडिचर किया, उसमें से 25,000 है वो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो 25,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, तो बेटा 25,000 ये भी लेस हो जाएगा, और अब डिडक्शन जो मिलेगा ना वो सिर्फ 15,000 का मिलेगा। डिडक्शन जो मिलेगा वो यहां पे कितना मिलेगा? 15,000 का मिलेगा। डिडक्शन है वो सिर्फ 15,000 का मिलेगा। लेकिन यहां पे एक और चीज ध्यान रखना आप लोग कि मान लो फॉर एन एग्जांपल हमको 120 का एक्सपेंडिचर हुआ और 120 में से 70,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो
तो 70,000 अगर इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया तो पूरा 70,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो यहां पे फिर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पे डिडक्शन कितना मिलता है, तो मैं आपको बताऊं, जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हो ट्रीटमेंट पे, मैक्सिमम 40,000 या 1 लाख, विच एवर इज लोअर। 40,000 नॉर्मल केस में, सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख, माइनस जितना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ वो लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा दैट इज कॉल योर अमाउंट ऑफ डिडक्शन। उतना अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिल जाएगा। आपको करना क्या है, स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट कराना है। किसके लिए, खुद के लिए या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव पे। डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन कौन आएगा, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर, फादर है, वो आपके उसमें आ जाएंगे। तो चलिए, मैंने आपको क्या कराया, 3 सेक्शन पढ़ाई जो डी वाली सीरीज की थी। चलिए मैं तीनों सेक्शन को रिवाइज करा रहा हूं। तो जिन लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, जो लोग नींद में थे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए इधर ध्यान दे दीजिए। अब मैं आपको तीनों सेक्शन को रिवाइज करा रहा हूं। मैंने आपको 3 सेक्शन पढ़ाई 80D की सीरीज में। एक तो था 80D, एक था 80DD, एक था 80DDB करके, ठीक है। 3 सेक्शन है, 80D, 80DD एंड 80DDB। 80D क्या बोलता है कि सबसे पहले आप किस पे खर्चा करते हो, मेडिक्लेम पे। मेडिक्लेम लेते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, या फिर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट उस पर्सन के लिए जिसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और वो सीनियर सिटीजन है। अब एक और चीज समझना, सबसे पहले 80D जो सेक्शन है, सर एक बात बताओ, उसमें डिडक्शन किसको मिलता था, तो उसमें डिडक्शन मिलता था इंडिविजुअल एंड HUF को। 80DD है, उसमें क्या करना है, DD मतलब आपका डिपेंडेंट डिसेबल करके, ठीक है। इसमें आपको क्या करना था, ट्रीटमेंट करना था या फिर मेंटेनेंस करना था, किसका, HDR का। HDR का मतलब हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। HDR का आपने को ट्रीटमेंट करना था या मेंटेनेंस करना था। ये डिडक्शन किसको मिलेगा, ये मिलेगा रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड HUF को। तीसरा, आपको DDB मतलब दिल दहला देने वाली बीमारी का ट्रीटमेंट कराना है, तो आपको उसमें क्या करना था, ट्रीटमेंट करना था ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज करके। आपको स्पेसिफाइड किसी को डिजीज हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट कराना था। ये डिडक्शन किसको मिलेगा, रेजिडेंट, इंडिविजुअल या फिर HUF को मिलेगा। अब एक बात समझिए, इसमें आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, तो मैं बताऊं। पहले वाले में क्या था भाई, पहले वाले में अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल के लिए, उसके स्पाउस के लिए एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, इनका तीनों का मिला के मैक्सिमम 25,000। और अगर मान लो कोई सीनियर सिटीजन है तो 25,000 से लिमिट बढ़ जाएगी। यहां पे पेरेंट्स के लिए अलग से मिलेगा, पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000। और मान लो पेरेंट्स में कोई सीनियर सिटीजन है तो 25,000 से लिमिट है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर मैं HUF की बात करूं तो HUF के केस में भी मैक्सिमम 25,000, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 25,000 से लिमिट बढ़ जाएगी। मतलब जिस मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया वो सीनियर सिटीजन है तो 25 से लिमिट बन जाएगी। और बेटा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम 5,000 और वो ओवरऑल लिमिट के अंदर आएगा। अब एक बात समझना, 80DD में आप क्या करा रहे हो, अपने हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव का ट्रीटमेंट करा रहे हो। अब यहां पे आप एक बात समझिए, यहां पे हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन कौन आएगा, तो डिपेंडेंट रिलेटिव में इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड चिल्ड्रन। स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड चिल्ड्रन। और HUF के लिए एनी डिपेंडेंट मेंबर। अब एक बात समझना, उसमें डिडक्शन कितना था पता है, फ्लैट था, फ्लैट 75,000 या फिर 1,25,000। आपने एक्चुअल खर्चा कितना किया उससे कोई मतलब नहीं। एक्चुअल खर्चा कितना किया, मैंने बोला भले आप 10 रुपए का खर्चा करते हो तो भी आपको डिडक्शन पूरा मिल जाएगा। 10 रुपए का खर्चा करते हो तो भी आपको यहां पे खर्च डिडक्शन है वो पूरा मिल जाएगा, 75,000 या 1,25,000 का। तीसरी सेक्शन 80DD भी पढ़ाई, दैट इज आपका ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज किसके लिए करना है। तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं ना, तो इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल ये ट्रीटमेंट किसके लिए कराएगा, या तो हिमसेल्फ या हरसेल्फ खुद के लिए, या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव। और एक बात समझना, डिपेंडेंट रिलेटिव में वही स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड चिल्ड्रन। और HUF है,
तो कोई भी डिपेंडेंट मेंबर। अब एक बात समझना, इसमें डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना आपने खर्चा किया, और मैक्सिमम 40,000 या 1 लाख। नॉर्मल केस में 40,000, सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख, और आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना किया, विच एवर इज लोअर। अब एक चीज समझना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, 80D वाली सीरीज ही ऐसी है जहां पे डिपेंडेंट वर्ड आता है, बाकी कहीं पे भी डिपेंडेंट वर्ड नहीं आएगा। सिर्फ 80D की सीरीज ही ऐसी है ना जिसमें डिपेंडेंट वर्ड आता है। इसमें आता है डिपेंडेंट चिल्ड्रन, 80D में आता है डिपेंडेंट चिल्ड्रन, 80DD में आता है डिपेंडेंट रिलेटिव, और 80DDB में भी आता है डिपेंडेंट रिलेटिव। एक 80D की सीरीज ही ऐसी है जिसमें डिपेंडेंट वर्ड आता है, बाकी कहीं पे भी डिपेंडेंट वर्ड नहीं आता। जैसे 80C है, उसमें आपने मान लो अपने बच्चे के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया करके, ठीक है, 80C में, वहां डिपेंडेंट वर्ड नहीं है, वहां भले वो डिपेंडेंट हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज ध्यान रखना, ये डिपेंडेंट वर्ड है ना, ये सिर्फ 80D की सीरीज में आता है, और 80D में डिपेंडेंट चिल्ड्रन आता है, 80DD में डिपेंडेंट रिलेटिव आता है, 80DD में आपका डिपेंडेंट रिलेटिव आता है। तो डिपेंडेंट वर्ड है वो सिर्फ 80D की सीरीज में आता है, और कहीं पे भी नहीं आता, और कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में डिपेंडेंट वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ 80D की सीरीज में डिपेंडेंट वर्ड आता है। तो ये चीज आप याद रखना, ये चीज आप ध्यान रखना कि डिपेंडेंट वर्ड सर ने बताया था सिर्फ 80D की सीरीज में आता है। डी में आता है डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डीडी में आता है डिपेंडेंट रिलेटिव, और डीडीबी में भी आता है डिपेंडेंट रिलेटिव। डन। नेक्स्ट सेक्शन इज 80E करके, और 80E बड़ी सिंपल सी सेक्शन है। ई को आप ऐसे याद रखोगे एजुकेशन से। कैसे याद रखोगे, ई फॉर एजुकेशन। अब एक बात समझिए, आप क्या करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशनल लोन लेते हैं। अब आप मुझे बोलोगे हायर एजुकेशन किसको बोलेंगे, अगर आप कुछ भी करते हो, अगर आप कुछ भी करते हो करके, ठीक है, अगर आप कुछ भी करते हो 12वीं के बाद, वो सब हायर एजुकेशन है। 12वीं के बाद अगर आप कोई भी कोर्स करते हो वो तुम्हारा हायर एजुकेशन हो जाएगा। और हायर एजुकेशन कहां करना है, इंडिया में करो, इंडिया के बाहर कहीं भी करो। और आप अगर एजुकेशनल लोन लेते हैं तो वो एजुकेशनल लोन के ई फॉर आप ऐसे याद रखोगे एजुकेशनल लोन, और उसका जो इंटरेस्ट रहेगा उस इंटरेस्ट का डिडक्शन इंडिविजुअल को मिल जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, हायर एजुकेशन किसके लिए होना चाहिए, या तो खुद के लिए होना चाहिए, या स्पाउस के लिए होना चाहिए, या चिल्ड्रन के लिए होना चाहिए, या किसी भी स्टूडेंट के लिए होना चाहिए जिसके लिए आप लीगल गार्डियन है। अब एक बात समझना, मैंने ये सोचा है कि मैं अभी टीचिंग से कुछ टाइम बाद रिटायरमेंट ले लूंगा, और रिटायरमेंट लेने के बाद में मैं जाऊंगा फॉरेन और पढ़ने के लिए, खुद के एजुकेशन के लिए। तो मैं फॉरेन जाऊंगा पढ़ने के लिए, और वहां पे जाके और मैं पढ़ाई करूंगा। तो मैं उसके लिए एजुकेशनल लोन लिया, तो या तो खुद के लिए एजुकेशन के लिए लोन ले लो, या मान लो मेरी बीवी जो है वो बीवी के लिए मैंने एजुकेशनल लोन ले लिया, या मेरे बच्चे के लिए एजुकेशनल लोन लिया करके, या किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसके लिए मैं लीगल गार्डियन हूं उसके लिए एजुकेशनल लोन लिया, तो एजुकेशनल लोन के इंटरेस्ट पे यहां पे डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे इंटरेस्ट पे डिडक्शन है वो 80E में ले सकते हैं। हायर एजुकेशन होना चाहिए, 12th के बाद कोई भी एजुकेशन हायर एजुकेशन है, भले इंडिया में करो इंडिया के बाहर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम आपको 8 ईयर्स तक मिलेगा। 8 ईयर्स का मतलब जिस ईयर में आपने इंटरेस्ट पे करना चालू किया उस ईयर से आप 8 साल तक जो इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। 8 ईयर्स के बाद तो यार कुछ ना कुछ आप बनी जाओगे, 8 ईयर्स के बाद तो आप कुछ ना कुछ बनी जाओगे, 8 ईयर्स के बाद तो आप कुछ ना कुछ बनी जाओगे। तो 8 ईयर्स है वो 8 ईयर्स तक इसका डिडक्शन मिलेगा। जिस ईयर में आपने एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट पे करना चालू किया उस ईयर से आप 8 ईयर्स तक इसका डिडक्शन ले सकते हैं। जितना जितना इंटरेस्ट पे करेंगे, जितना जितना आपका इंटरेस्ट होगा उतना आप डिडक्शन ले लेंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, समझा? चलिए, ऐश्वर्या 80D में पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, चलेगा, मतलब सिर्फ चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए। 80D में सिर्फ चिल्ड्रन डिपेंडेंट था, ठीक है। चलिए फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन देख लीजिए कंपाइलर से। क्वेश्चन नंबर 6 गोपाल वाला, क्वेश्चन नंबर 6 गोपाल वाला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गोपाल वाला। सीए कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन में आएगा, बट सीए के लिए लोन मिलता है? आई डोंट थिंक।
पायल बोलती है हमको कौन पढ़ाएगा, तुमको पढ़ा लिया मैंने, बस अब तुम जाओगे सीए बनोगे, फिर तुम पढ़ाओगे। एटीडीडीबी में कुछ भी हो सकता है ऐश्वर्या, चलेगा। दर्शन, जो आपका एजुकेशनल लोन है उसके इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगा करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अरे ऐश्वर्या दीदी, मैं यही बोल रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कर। एटीडी में सिर्फ आपके चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए, यहां लिखा तो है यार, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ यार, भगवान ने अपने को दिया है सबको। यहां लिखा हुआ है कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन होने चाहिए, पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है, चलेगा एटीडी में, लेकिन एटीडीडी में सब रिलेटिव आपके डिपेंडेंट होने चाहिए। एटीडीडीबी में डिपेंडेंट रिलेटिव होने चाहिए। यार क्या लड़की है, मतलब थोड़ा तो देख लिया कर, लिखा हुआ है, क्वेश्चन कराया हुआ है। इतना स्लो करेंगे तो आज नहीं होगा क्वेश्चन। चलिए आज नहीं होगा डिडक्शन आपका पूरा। कल से आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव नहीं रहेगा, ठीक है। कल से जो भी आपको लेक्चर मिलेंगे वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, लाइव नहीं मिलेगा। मैं नहीं ले सकता लाइव, ऐसे आप डाउट पूछते रहोगे फालतू वाले, तो मैं नहीं एंटरटेन कर सकता। अरे तो फादर नॉट डिपेंडेंट है क्वेश्चन नंबर 4 में, तभी डिडक्शन मिल जाएगा ना यार। क्वेश्चन नंबर 4 में फादर डिपेंडेंट नहीं है तो भी डिडक्शन मिलेगा ना, क्योंकि एटीडी में सिर्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन बोला है। अरे मेरी मां, ये लड़की पता नहीं क्या सोच रही है। यहां पे फादर 78 ईयर्स के हैं और यहां मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 35,000 ड्यूरिंग द इंश्योर हेल्थ ऑफ हिज मदर एज 71 ईयर्स हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। नहीं चाहिए डिपेंडेंट एटीडी में फादर मदर। एटीडी में डिपेंडेंट जो चाहिए वो सिर्फ चिल्ड्रन चाहिए। यहां दे रखा है यार, भगवान एक बात बताओ, यहां डिपेंडेंट चिल्ड्रन लिखा हुआ है, पेरेंट्स के लिए कहां डिपेंडेंट लिखा है? ऐश्वर्या थोड़ा बहुत तो यार भगवान ने, मतलब मैं बता रहा हूं सच में, मतलब गुस्सा आता है। अगर आप अगर मेरी जगह रहोगे आपको भी गुस्सा आएगा इस चीज को लेके कि आप क्या पूछे जा रहे हो। जब 3 बार वही चीज बता चुका उसके बाद आप वापस पूछ रहे हैं करके, ठीक है। यहां डिपेंडेंट चिल्ड्रन को लेके मैं कितनी बार बता चुका हूं, मैं बताऊं आपको। इधर इधर देखिए, जहां से मैंने चालू किया था पढ़ाना एटीडी में, यहां मैंने सबसे पहले बताया डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यहां पेरेंट्स के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद मैं यहां इंडिविजुअल बताया, यहां मैंने लिखा डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यहां मैंने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं लिखा करके, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जब यह समझाया तब भी मैंने यहां सिर्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन लिखा, मैंने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद आप बोलते हैं कि पेरेंट्स है वो डिपेंडेंट नहीं है, क्यों डिडक्शन मिल गया। चलिए एटीई के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, एटीई करके। फिर रिप्लाई नहीं करो, फिर आप मैसेज करते हैं बार बार आप वही मैसेज कर रहे हैं, बार बार आप वही मैसेज करेंगे, बार बार वही मैसेज करेंगे। आप मेरी जगह आके आप खुद देख लीजिएगा करके, ठीक है, कि आप जो डाउट पूछ रहे हो वो कितना सेंसिबल डाउट है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, एटी डबल ई करके। ATEE और ATEE सेक्शन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना। चलिए, ये मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहिए था डिडक्शन वाला टॉपिक, ये इंटर में पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। चलो इंटर डबल ई,
इंटर डबल ई क्या, एटी डबल ई। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है एटी डबल ई, ये सेक्शन नॉट मोर रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप चाहे तो यहां पास में थोड़ा क्रॉस करके रख सकते हैं, एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है नहीं। ऐसा क्यों, इसका मैं रीजन बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, ये डिडक्शन एटी डबल ई का डिडक्शन मिलता है अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं और हाउसिंग लोन का आप इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया और हाउसिंग लोन का आपने इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको एटी डबल ई में मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। पहली चीज तो ये डिडक्शन किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। बट इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन, आपको लोन है वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, एक्वायरिंग ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। दूसरा, हाउस की वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका हाउसिंग लोन जो सैंक्शन हुआ है वो 16-17 प्रीवियस ईयर में हुआ है, 16-17 प्रीवियस ईयर में हुआ है। और जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके पास और कोई घर नहीं था, यह आपका पहला घर है। तो एक बात समझना, एटी डबल ई की सेक्शन आज ज्यादा रिलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला है कि लोन इस प्रीवियस ईयर में सैंक्शन होना चाहिए 16-17 में, घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लोन की वैल्यू 35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लोन आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है या तो एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लिया है, एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 50,000 50,000 का मिलेगा। लेकिन एक बात समझना, सर आप बोलोगे यहां डिडक्शन मिलेगा लेकिन हमको इंटरेस्ट का डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है ना। इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो इंटरेस्ट का डिडक्शन तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है ना। आंसर इज यस। तो आप इंटरेस्ट का डिडक्शन पहले हाउस प्रॉपर्टी 24B में लेंगे और उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट बच जाता है तो उसका डिडक्शन आप यहां पे लेंगे। अगर मान लो पहले तो आप डिडक्शन कहां लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में, और हाउस प्रॉपर्टी में एक लिमिट होती है कि मैक्सिमम आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा एसओपी के केस में। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें मैक्सिमम उधर 2 लाख का डिडक्शन आप उधर ले लीजिए, और जो एडिशनल इंटरेस्ट अगर 2 लाख से भी ज्यादा है तो आप 50,000 का डिडक्शन आप यहां ले लीजिए। बट कंडीशन कितनी है, 4-5। पहली कंडीशन, लोन आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। दूसरी कंडीशन, हाउस की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, लोन प्रीवियस ईयर 16-17 में सैंक्शन होना चाहिए। चौथी कंडीशन, लोन का अमाउंट 35 लाख तक होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन, आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो पहले आप डिडक्शन 24B में 2 लाख तक उधर ले लीजिए। अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है तो एडिशनल का डिडक्शन आप यहां पे ले सकते हैं एटी डबल ई में। बट ये सेक्शन के लिए नॉट मोर रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर में लोन का सैंक्शन होना जरूरी है। चलिए डन, 2 लाख तक आप वहां ले लीजिए, उसके ऊपर वाला इंटरेस्ट 50,000 तक मैक्सिमम आप यहां पे डिडक्शन ले सकते हैं करके। ठीक है, चलिए अब आप एक और चीज समझना कि सर अगर मान लो ये एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जगह अगर मान लो लेट आउट प्रॉपर्टी होती या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी होती, एक बात बताऊं, अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी होती ना और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी होती तो ऐसे भी पूरा इंटरेस्ट आपको 24B में मिल जाता है। 24B में फिर वो 2 लाख की लिमिट नहीं होती, तो पूरे इंटरेस्ट का डिडक्शन आप 24B में ले सकते हैं। पूरे इंटरेस्ट का डिडक्शन आप 24B में मींस हाउस प्रॉपर्टी में ही ले सकते हैं। ये सेक्शन में फिर डिडक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये सेक्शन में डिडक्शन तभी आएगा जब आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। 2 लाख का डिडक्शन आप कहां पे ले लीजिए, 2 लाख का डिडक्शन आप हाउस प्रॉपर्टी में लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, और बाकी वाला डिडक्शन है वो आप 50,000 तक यहां पे ले सकते हैं। बट कंडीशन 4-5 है। पहली कंडीशन, लोन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो। दूसरी कंडीशन, हाउस की कॉस्ट जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोन 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोन इस पर्टिकुलर ईयर में सैंक्शन होना चाहिए। और बेटा आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उस दिन। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई आपको डिडक्शन यहां पे मैक्सिमम 50,000 का मिल जाएगा। चलिए अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। आपका ध्यान इधर होना चाहिए। एक सेक्शन हुआ करती है
जिस सेक्शन का नंबर है सेक्शन नंबर 80EEA, ये थोड़ा बहुत ध्यान देना। ये भी बात करती है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये भी बात करती है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, मींस हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। ये डिडक्शन किसको मिलेगा? इसमें डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलेगा, बोर्ड पे ध्यान देना। इसमें डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो इंडिविजुअल को मिलेगा मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, इंडिविजुअल मैक्सिमम 1,50,000। बट बेटा यहां पे भी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन कि आपने हाउसिंग लोन जो लिया है वो या तो आपने बैंक से लिया है या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हाउसिंग बैंक वगैरह होती है, DHFL वगैरह, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उससे लोन लिया है। दूसरा, आपके घर का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ना, वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पे कंडीशन घर की प्राइस की नहीं है या लोन की नहीं है, यहां सिर्फ ये कंडीशन है कि आप जो घर ले रहे हैं उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, आपका जो लोन सैंक्शन हुआ वो लोन सैंक्शन होना चाहिए 1/4/2019 से लेके और 31 मार्च 2022 के बीच में। इस बीच में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए और जिस दिन आपका लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए। मतलब जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके पास नो हाउस प्रॉपर्टी और कोई भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आप इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पे 80EEA में ले सकते हैं। वापस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना करके, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया, उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 80EEA में मिलेगा। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। मैक्सिमम डिडक्शन कितना? 1,50,000। कंडीशन क्या है? 4। आपको लोन है वो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं, यहां स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोन सैंक्शन 19 से लेके 22 के बीच होना चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 से लेके प्रीवियस ईयर 21-22 तक, मींस ये 3 साल में लोन सैंक्शन होना चाहिए। 19 से लेके 20, 21, 22, तो ये 3 साल में लोन सैंक्शन होना चाहिए। और जिस दिन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके पास और कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको यहां पे डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का मैक्सिमम 1,50,000। बट बड़ा लॉजिकल है, पहले आप डिडक्शन 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी में लोगे, 2 लाख का डिडक्शन आप हाउस प्रॉपर्टी में लोगे और बाकी वाला जो डिडक्शन है वो आप यहां पे 1,50,000 का डिडक्शन 80EEA में ले सकते हैं। तो ये भी किस पे है? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, एसएससी इंडिविजुअल, मैक्सिमम 1,50,000, लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लीजिए, एसडीबी 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोन सैंक्शन आपने 19 से लेके 2022 के बीच में हुआ है और जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए। डन। उसके बाद एक और सेक्शन आती है, दैट इज द 80EEB करके, और 80EEB बोलती है कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी का लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन, अगर एसएससी है वो इंडिविजुअल है और एसएससी ने क्या किया, अगर कोई इंडिविजुअल एसएससी है उसको मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो 1,50,000 का, यहां डिडक्शन मिल जाएगा 80EEB में। EEB का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप लोन लेते हैं। अब यहां पे एक चीज समझना, यहां पे भी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि आपको लोन जो लेना है वो बैंक से लेना है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है या आप एनबीएफसी से ले सकते हैं। यहां पे एनबीएफसी स्पेसिफिकली बोला है, आप एनबीएफसी से ले सकते हैं। तो लोन आपको जो लेना है वो बैंक से लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है या फिर आपको एनबीएफसी से लेना है। और दूसरी कंडीशन इसमें यह ध्यान रखना कि लोन आपका जो सैंक्शन होना चाहिए वो 1/4/2019 से लेके और 31 मार्च 2023 तक लोन का सैंक्शन हुआ है। तो आप इंटरेस्ट का 1,50,000 का डिडक्शन है वो 80EEB में ले सकते हैं।
तो देखो एटीईबी क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल को मिलेगा मैक्सिमम 1,50,000 का। लोन किससे लेना है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी से, और लोन सैंक्शन होना चाहिए 1/4/2019 से लेके और 31 मार्च 2023 के बीच में। तो आपको यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम 1,50,000। लेकिन एक चीज समझना, देखो अगर आपका पीजीबीपी का इनकम है और अगर आप बिजनेस के लिए व्हीकल खरीदते हो तो ऐसे भी आप पीजीबीपी में डिडक्शन ले लोगे। तो जब आप पीजीबीपी में लेते हो तो यहां पे नहीं मिलेगा। यहां पे किनको मिलेगा, जो लोग सैलरी एम्प्लॉयड है, जैसे बेचारे कोई सैलरी एम्प्लॉयड है और उन्होंने क्या किया कि अगर मान लो कोई कार वार खरीदी ईवी, तो वो बेचारे डिडक्शन इंटरेस्ट का 1,50,000 का यहां पे ले सकते हैं। कंडीशन ये है 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। लोन है वो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी से आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपका लोन होना चाहिए। अब एक बात समझ लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन नो डाउट अपने बेयर एक्ट में दे रखी है कि ऐसा कोई व्हीकल जो काइनेटिक एनर्जी से उसको कोई और मतलब एनर्जी में कन्वर्ट करता है वगैरह, बट वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव इज नॉट रिलेवेंट। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल करके, ठीक है। एग्जाम में यह पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने लोन लिया है, उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा एटीईबी में, तो वो आपको पूछा जाएगा। तो ये दो सेक्शन आपको याद रखनी है, एक तो एटीई करके और एक एटीईबी। एटीई क्या था, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंटरेस्ट। दोनों इंडिविजुअल को मिलेगा, दोनों में मैक्सिमम 1.5 लाख का लिमिट है, 1.5 लाख मिलेगा। लेकिन कंडीशन है, पहली वाली सेक्शन में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना था, एसडीवी प्रॉपर्टी की 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लोन सैंक्शन होना चाहिए 19 से लेके 2022 के बीच में, और उस जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरी सेक्शन में क्या है कि लोन आपको बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी से ले सकते हो और सैंक्शन होना चाहिए 19 से लेके 2023 के बीच में। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अगर इसके बाद में सैंक्शन होता है तो भैया इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा, या इस सेक्शन में अगर मान लो इसके बाद में इस डेट के बाद सैंक्शन होता है तो इस सेक्शन में डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब आप एक काम करिए, एक तो अपनी बुक में एक छोटा सा करेक्शन करिए, यहां पे जो अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 80E लिखा है ना, उसको 80EE करिए, 80EE करिए, 80EE करिए। ATEE करिए। फरमान, हर साल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, जिस साल में जितना इंटरेस्ट आएगा उसका डिडक्शन आपको मिलेगा ना, जिस साल में जितना इंटरेस्ट आएगा उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। चलिए अब एक बात समझिए, आ जाइए आपकी बुक में कंपाइलर में क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ऐश्वर्या बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। ठीक है ना, तुमने पूछ लिया, मैंने डांट लिया, खत्म हो गई बात। अब तुम बार बार सॉरी बोलोगी तो उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको आज मेरे को गुस्सा नहीं आता है, मेरे को गुस्सा मैं बताऊं सच में नहीं आता। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये रहती है कि जब मैं बता रहा होता तो एटलीस्ट आपका ध्यान यहाँ पे हो, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हो, तो आपको डाउट कभी आएगा ही नहीं। ऐसे डाउट शायद आप जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ आप कुछ और कर रही होती होगी, या तो आप मोबाइल देख रही होती होगी, या फिर आप कोई और सेक्शन पढ़ रही होगी, तभी ऐसी चीजें होती है। चलिए ये इंटर में भी क्वेश्चन है, फाइनल में भी है, सब जगह है। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द मिस्टर अरुण, वरुण, चेतन एंड दिनेश। 4 लोग हैं, सैलरी इंडिविजुअल है, इनका पीजीबीपी का इनकम नहीं है। फॉर द असेसमेंट 24-25 से रिलेटेड कुछ डिटेल दे रखी है करके, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए सब लोग, ये बोलते हो मुंबई जाने के बाद आप गुस्सा कर रहे हो हम पे। नहीं यार केवल, क्यों कैसे, मेरे को गुस्सा नहीं आता,
मतलब बहुत रेयरली आता है। चलिए, बट मुझे गुस्सा नहीं आया। इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले अरुण की बात करते हैं। अरुण ने अमाउंट ऑफ लोन लिया है 43 लाख का हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। एक बात बताओ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे पिरामल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इससे ले सकते हो। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इससे दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, लोन सैंक्शन हुआ 1/4/2021 को, और ये हाउसिंग लोन है, क्योंकि आप देखिए पर्पस क्या है, पहले अपन पर्पस देखेंगे। पर्पस ऑफ द लोन इज एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन, मींस एसओपी के लिए आपने हाउसिंग लोन लिया है, और हाउसिंग लोन लिया है, उसका हाउस का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है। अब आपको ये देखना है कि डिडक्शन मिलेगा या नहीं। लोन का डिसबर्समेंट 2021 में हुआ था, बट लोन सैंक्शन हुआ था वो 1/4/2021 को हो गया था। अब आपको अगर 80EA की बात करूं हाउसिंग लोन की, तो कंडीशंस क्या क्या है। पहली कंडीशन ये है कि आपको लोन है वो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन यह है कि आपकी प्रॉपर्टी का एचडीवी 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 लाख से ज्यादा नहीं है। तीसरी कंडीशन कि आपको यहां पे आपको इस पर्टिकुलर केस में तीसरी कंडीशन ये कि लोन सैंक्शन होना चाहिए 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में। तीसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड। और जिस दिन आपका लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे एक बात समझना, इन्होंने ऐसा कुछ भी दे नहीं रखा है, बट आई हैव अज्यूम दैट दिस इज इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ऐसा ये जो है ये उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ऐसा माना जाएगा करके, ठीक है। अज्यूम दैट नो प्रिंसिपल रीपेमेंट वगैरह इन्होंने पे नहीं किया और 115 बीएससी नहीं ले रहे, तभी डिडक्शन मिलेगा। चलिए, अब आपको 80EA की ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, आंसर इज यस। तो इस साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो मैं बताऊं आपका यहां पे लोन का अमाउंट 43 लाख है, और 43 लाख पे आपका 9% की रेट से अगर इंटरेस्ट आता है, तो 9% की रेट से इंटरेस्ट कितना आएगा, 43 लाख का 9%, इस साल का इंटरेस्ट 3,87,000 आएगा। आप क्या करोगे, 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो तो आप 24B में ले लेंगे बेटा, और उसके बाद बाकी वाला जो है वो आप 80EA में कितना ले सकते हैं, 1,50,000 का आपको 80EA में डिडक्शन मिल जाएगा। यहां पे 80EA में जो है वो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, यहां पे 80EA में डिडक्शन है वो आपको 1,50,000 का मिल जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा बंदा है जिसका नाम है वरुण गर्गे। वरुण ने क्या किस लिए लोन लिया है, एक्विजिशन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। लेकिन बाबू यहां पे सबसे पहली चीज 45 लाख का प्रॉपर्टी का वैल्यू है, नहीं लोन का वैल्यू है। आपने एनबीएफसी से लोन लिया, तो पहली चीज तो एनबीएफसी से हाउसिंग लोन नहीं चलेगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से चलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से चलेगा, एनबीएफसी से नहीं चलेगा हाउसिंग लोन इस सेक्शन 80EA के लिए। दूसरी चीज, लोन का सैंक्शन है वो तो सही टाइम पे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 48 लाख है, ये भी गलत है ना, 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 80EA के डिडक्शन के लिए 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 45 लाख से ज्यादा है, तो यहां पे आपको डिडक्शन जो है वो 80EA में तो नहीं मिलेगा। बाकी 24B में डिडक्शन ले लीजिए, तो इस साल का आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 45 लाख मल्टीप्लाई बाय आपका 9%, इट्स कम्स टू द 4,05,000। तो आपका 2 लाख का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, बाकी आपको 80EA में डिडक्शन नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट, एक बंदा है चेतन, उसने परचेज ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर द पर्सनल यूज, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में दो ही कंडीशन है, एक तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में पहली कंडीशन यह है कि लोन आपको बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी से लोगे तो चलेगा, इसने एनबीएफसी से लोन लिया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन, लोन का जो सैंक्शन होना चाहिए वो 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच होना चाहिए। तो लोन का सैंक्शन है वो 1/4/2020 को हुआ है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो जो भी इसका इंटरेस्ट होगा 20 लाख के लोन पे 10% की रेट से 2 लाख का इंटरेस्ट आएगा, आपको 1,50,000 का डिडक्शन है, वो 1,50,000 का डिडक्शन यहां पे EB में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में लास्ट वाला एक बंदा है जिसका नाम है दिनेश।
पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया है लोन इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, बट इसका लोन सैंक्शन 30 मार्च 2019 को हुआ था। तो लोन जो सैंक्शन हुआ है वो देखिए बिफोर 1/4/2019 से पहले हुआ है, तो इसको डिडक्शन 80EEB का नहीं मिलेगा। इसको डिडक्शन जो है वो 80EEB का नहीं मिलेगा। शिनम क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पे 80EEB जो है उसमें लोन सैंक्शन होना चाहिए वो 1/4/2019 से लेके और 31 मार्च 2023 के बीच में होना चाहिए। तो ये लोन सैंक्शन पहले हुआ था, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। डन। आप एक काम करिए, आप चाहिए तो इसका सॉल्यूशन एक बार आप देख लीजिए और देखने के बाद आप बोलिए डन। चलिए हिमालय, इशिका, अगर बिजनेस के लिए अगर आपका व्हीकल है तो बिजनेस के केस में तो आपको ऐसे भी डिडक्शन बिजनेस में मिल जाएगा ना, मतलब आप पीजीबीपी में ऐसे भी आप डिडक्शन ले लोगे ना इंटरेस्ट का, तो फिर यहाँ पे सवाल ही नहीं आता ना। चलिए आज अपन ने कितनी सेक्शन पढ़ी? तो हमने चालू किया था 80U से 80D 80DD। डी को ऐसे याद रखोगे, दवा दारू नहीं कराना पड़ता, दवा दारू इसलिए नहीं कराना पड़ता, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, ठीक है, दवा दारू ना कराना पड़े। 80DDB 80E फॉर एजुकेशनल लोन, 80DD वो एक हाउसिंग लोन 16-17 वाला, 50 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 35 लाख से ज्यादा क्या बोलते हैं लोन नहीं होना चाहिए, वो वाला 80EE। उसके बाद 80EEA और 80EEB करके, ठीक है, इतना अपना हुआ। फटाफट 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू।